मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, आप सभी का की शौक क्लासेस में स्वागत है। आज आधुनिक भारत के इतिहास का ये आखिरी लेक्चर और इस पार्ट का नाम है 12। इससे पहले पार्ट 11 तक जो है आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है और ये पार्ट 12वां है जो कि विविध। विविध के बाद हमारा आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो रहा है, यानी 12 लेक्चर में हमारा जो है एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर जो है ये आपका कंप्लीट हो रहा है और इसके साथ ही हमारा आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें हम लोग एनसीईआरटी वन लाइनर देखेंगे जो देखते हुए आ रहे हैं। और देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें हम लोग देखेंगे, पहला पॉइंट दिया हुआ है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है किसे जाना जाता है और या ये उपाधि किसको प्रदान की गई है। तो ये उपाधि दी गई है जो है दादा भाई नौरोजी को, जो कि इन्हें ओल्ड मैन यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव जो है, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव व गणपत उत्सव की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई या किसने की, तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि जी बी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी। क्या टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब ही असंगत है। और ये कहा था जीबी मैकाले महोदय ने ये बात कही थी। आगे हम लोग देखते हैं और अगला जो है कह रहा कि भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है लोकमान बाल गंगाधर तिलक को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है चूंकि ये जो है आधुनिक भारत के इतिहास का आखिरी लेक्चर है। और दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे वो लाइक चाहे आर हो या एसएससी हो या यूपीपीसीएस हो, ये कुल मिलाकर के आपके आधुनिक भारत के इतिहास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो अगला पॉइंट जो है कह रहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो कौन थे, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले जो भारतीय थे वो थे दादा भाई नौरोजी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सन्यासी जो विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था, सन्यासी विद्रोह 1770 में ईस्वी में आरंभ हुआ था। अगला पॉइंट कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा जो युद्ध है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ, तो ये हुआ था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। आगे अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट कह रहा है कि गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था, तो ये निकाला था के कलप्पम ने। के कलप्पम जो कि कालीकट से पोयनूर तक, कालीकट से पोयनूर तक एक जो है दांडी मार्च निकाला था और ये गांधी जी से प्रभावित होकर या प्रेरित होकर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सर्वोदय, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट है कि दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो अवधि वो क्या रखी गई थी, तो दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो अवधि है वो दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934 रखी गई थी। नेक्स्ट है कि अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, तो ये वकालत की थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जो है हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। तो ये हो गया सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध 1945 ईस्वी को समाप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है मध्यकालीन विद्वान या लेखक में कौन जो है जैन धर्म का अनुयायी था,
तो मध्यकालीन विद्वान या लेखकों में जो जैन धर्म का अनुयायी था वो था हेमचंद सूरी। हेमचंद सूरी दोस्तों यह मध्यकालीन विद्वान था जो कि जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। तो विंस्टन चर्चिल उस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बंगाल में हुए जो स्वदेशी आंदोलन बंगाल में प्रारंभ हुआ का समर्थन किसने किया था? तो बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ उसका समर्थन अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कह रहा भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए इसका सुझाव दिया था महात्मा गांधी जी के द्वारा और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट कह रहा है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या जो है नीति थी? तो उस समय उसकी जो नीति थी वो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग, अर्थात जब तक पूर्ण स्वतंत्रता हमें नहीं मिल जाती है तब तक हम ब्रिटेन का सहयोग नहीं करेंगे। तो यही शर्त रखी गई थी कि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन जब मिल जाएगा उसके बाद ब्रिटेन का सहयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विभाजन करो और छोड़ो, यानी विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? ये दिया था मुस्लिम लीग के द्वारा कि विभाजन करो यानी भारत का बंटवारा करो और छोड़ो, और ये नारा मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऑपरेशन पोलो दोस्तों कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि किस देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था? तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था यानी भारत में विलय करने के लिए एक देशी रियासत थी हैदराबाद रियासत, और इसको ऑपरेशन पोलो के तहत जो है ऑपरेशन पोलो के तहत इसे देशी रियासत में शामिल किया गया था। तो इसमें ये है हैदराबाद रियासत का। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने वह कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे वो मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना जो थी गीतांजलि, जो कि बहुत ही फेमस रचना है रविन्द्रनाथ टैगोर की, और के लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये पूछ रहा है कि किस वर्ष दिया गया था? तो ये नोबेल पुरस्कार गीतांजलि पर मिला था 1913 ईस्वी में, जो कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे रविन्द्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और नेक्स्ट है कि ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उड़ीसा का अकाल। उड़ीसा का अकाल दोस्तों 1866 ईस्वी में हुआ था, जिसे जो है इस उड़ीसा के अकाल को प्रकोप का समुद्र की संज्ञा दी गई थी, और ये हुआ था 1866 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। और अगला पॉइंट कह रहा है कि गुट निरपेक्षता नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो गुट निरपेक्षता नीति का प्रतिपादन जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? तो जीवनीकार थे फ्रैंक मोरेस जो है प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार थे। नेक्स्ट है गोखले माई पॉलिटिक्स गुरु बहुत ही फेमस रचना है, और ये पुस्तक लिखा था महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये पुस्तक गोखले माई पॉलिटिकल गुरु की जो रचना है वो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी जो इतिहासकार थे वो डॉक्टर
पट्टाभ सितार मैया, डॉक्टर पट्टाभ सितार मैया थी। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, तो ये प्रसिद्ध है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान एक राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता थे जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से पुकारा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का जो अधिकार पत्र कहा गया है वह कहा था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदारी कर न चुकाना, कोई कर नहीं तथा कोई किराया नहीं आदि आंदोलन भी चलाए गए। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्ग यथा जैसे महिलाओं ने, छात्रों ने, जनजातियों ने, कामगारों ने, साथ ही साथ व्यापारी तथा कुछ मुस्लिम समुदाय आदि का समर्थन प्राप्त हुआ था इस आंदोलन में। आगे हम लोग देखते हैं कि जो है ब्रिटिश काल में पारित जो महत्वपूर्ण अधिनियम थे या योजनाएं थे या प्रस्ताव थे, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें देख लेते हैं, एक तरफ दिया हुआ है अधिनियम और फिर लिखा है गवर्नर जनरल या वायसराय और फिर लिखा है मुख्य प्रावधान। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, कई बार पूछा गया है। ये यहाँ से क्वेश्चन आपके मैचिंग भी पूछ सकता है, कोर्ट वाले प्रश्न भी बन सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। उस समय गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में आया। और रेगुलेटिंग 1773 में जो प्रावधान बना वो भारत पर ब्रिटिश शासन का जो है सीमित नियंत्रण था। दूसरा था आया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ये 1784 में आया, ये भी कई बार पूछा गया है। उस समय भी जो गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स और इसमें यह प्रावधान पास किया गया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। अगला चार्टर एक्ट 1813 आया। ये जो है लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में आया था और इसमें जो प्रावधान बनाया गया था वो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ जो अगला जो है अधिनियम बना सती प्रथा निषेध कानून, ये 1829 में आया था और विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे और इसमें सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही साथ जो चार्टर एक्ट 1833 आया, ये बिल उस समय जो है वायसराय थे विलियम बेंटिक और इन्होंने बंगाल का, इसमें जो प्रावधान लाया गया वो बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये चार्टर एक्ट 1833 में पास किया गया। चार्टर एक्ट 1853 ये 1853 जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में आया और इसमें कंपनी का मात्र न्यास यानी ट्रस्ट के रूप में ही भारत पर नियंत्रण स्थापित किया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये 1856 में आया और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे वायसराय और इसमें जो प्रावधान बनाया गया उसमें विधवा विवाह को मान्यता दी गई कि जो विधवाएं हैं वह पुनः विवाह कर सकते। नेक्स्ट है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 प्रावधान बना, ये लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था और इसमें जो बनाया गया प्रावधान वो परिषद में भारतीयों को प्रवेश दिया गया। साथ ही साथ सम्मत आयु अधिनियम ये 1891 में आया। उस समय लैंस डाउन जो है वायसराय थे और बाल विवाह जो कि 12 वर्ष से कम आयु में विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही साथ भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया। उस समय जो वायसराय थे वो लैंस डाउन उस समय भी थे और इन्होंने क्या किया, इसमें जो प्रावधान लाया गया था 1892 में वह निर्वाचन प्रणाली का जो है प्रारंभ यहीं से किया गया 1892, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। आगे आता है मिंटो मार्ले अधिनियम 1909। इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो थे और जो प्रावधान आया वो पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई, अलग से निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है कि मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड अधिनियम ये 1919 में आया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे और इसमें प्रांतों में द्वैध शासन अधिनियम लागू किया गया।
फिर साइमन कमीशन आया, ये 1927 ईस्वी में आया। उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे, और इसमें क्या किया गया, इसमें जो प्रावधान किया गया वो संविधान निर्माण योजना का कार्य प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ हम लोग और देखते हैं, जो अगला पॉइंट है कि शारदा एक्ट कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। शारदा एक्ट 1930 में आया। उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन भी थे, और इसमें जो कानून पास किया गया वो विवाह की आयु न्यूनतम का निर्धारण किया गया, और लड़कों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 आया। उस समय वायसराय थे लॉर्ड जो है वेलिंगटन थे, और इसमें जो प्रावधान बना वो प्रांतीय स्वायत्तता को जो है मान्यता दी गई। और नेक्स्ट है कि अगस्त घोषणा प्रस्ताव, ये 1940 में आया। उस समय जो वायसराय थे वो निम्नलिखितों थे, और प्रादेशिक स्वशासन का प्रावधान स्थापित किया गया। फिर क्रिप्स मिशन जो प्रस्ताव आया ये 1942 में आया, और उस समय भी वायसराय निम्नलिखितों थी, और संविधान सभा की योजना बनाई गई। फिर बेबल योजना ये 1945 में आया, और लॉर्ड बेबल उस समय वायसराय थे, और सभी दलों को मिलाकर परिषद का निर्माण किया गया। साथ ही साथ कैबिनेट मिशन योजना ये 1946 में आई। लॉर्ड बेबल उस समय भी थे, और इसमें क्या किया गया, संघ का निर्माण किया गया और प्रांतों की स्वायत्तता दी गई। और लास्ट में माउंटबेटन योजना ये 1947 में आया, जब भारत स्वतंत्र हुआ। और उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, और भारत का विभाजन उसी समय किया गया 1947 में। अब देख लेते हैं हम लोग प्रमुख नारे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। कोट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, साथ ही साथ मैचिंग वाले भी बन सकते हैं। ये एक तरफ नारा दिया है, एक तरफ संबंधित व्यक्ति दिया है। करो कर मत दो, ये नारा दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। करो या मरो और भारत छोड़ो, दो नारे हैं, करो या मरो और भारत छोड़ो। ये दोनों नारे महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये दो नारे जो हैं ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कई बार पूछा गया है, और इस नारे को दिया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। साथ ही साथ इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया। भगत सिंह ने ये दिया था इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो, ये दोनों नारे भगत सिंह के द्वारा दिए गए। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा इस नारे को दिया गया था। साथ ही साथ अब हम लोग देखते हैं कि प्रमुख व्यक्ति एवं उनसे संबंधित जो उपाधियां हैं, यानी जो भी प्रमुख व्यक्ति हैं और उनको कौन कौन सी उपाधि दी गई, इसको देख लेते हैं। एक तरफ उपाधि दिया है, और उपाधि प्राप्त करता यानी उपाधि को किसने प्राप्त किया और उपाधि देने वाले कौन थे। तो महात्मा गांधी को जो है महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई, और किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई और महात्मा गांधी ने दिया। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी गई, और ये बारदौली की महिलाओं ने दिया था। और देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। और विवेकानंद की उपाधि स्वामी विवेकानंद को मिला, ये महाराजा जो है खेतड़ी के द्वारा दिया गया था। साथ ही साथ जो है राजा की उपाधि ये राम मोहन राय को मिली थी, और अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया। जगत गुरु की उपाधि हरविजन सूरी को दिया गया अकबर के द्वारा। और कंठाभरण वाणी की जो उपाधि है वो तानसेन को मिली थी अकबर के द्वारा। कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। और अर्धनग्न फकीर की उपाधि महात्मा गांधी को चर्चिल के द्वारा दिया गया था। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और उनसे रिलेटेड जो लेखक हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके मैचिंग वाले बनते हैं। जैसे अनहैप्पी इंडिया कई बार पूछा गया है, इसके लेखक कौन है, तो लाला लाजपत राय की रचना है। गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई। बंदी जीवन
ये सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा लिखा गया। इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज की उपाधि इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज जो पुस्तक है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। और इंडिया डिवाइडेड पुस्तक कई बार पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। इंडिया टुडे ये जो है रजनी पाम दत्त के द्वारा इनकी रचना है। साथ ही साथ नेशन इन मेकिंग जो पुस्तक है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया B.R. अम्बेडकर की रचना है। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये महात्मा गांधी की रचना है। और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई, कई बार सत्यार्थ प्रकाश पूछा गया है। इंडियन स्ट्रगल जो है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है। साथ ही साथ पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ये बहुत बार पूछा गया है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ये दादा भाई नौरोजी की महत्वपूर्ण पुस्तक है। और आनंद मठ भी कई बार पूछा गया है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। साथ ही साथ इंडिया विंस फ्रीडम इंडिया विंस जो फ्रीडम है ये पुस्तक लिखा है मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध रचना है। और इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर ये दुर्गादास की पुस्तक है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस और ये लिखा है विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा। और इंडिया एंड इंडियन मिशन जो है ये अलेक्जेंडर डफ के द्वारा लिखा गया है। थोड़ा दोस्तों स्पीड जरूर है, क्योंकि स्पीड अगर ऐसा ना होता तो हम लोग इतनी जल्दी NCERT सार संग्रह वन लाइनर पूरी बुक कंप्लीट न कर पाते। और इस बुक के साथ साथ हमारा ये जो है आधुनिक भारत का इतिहास भी कंप्लीट हो रहा है। साथ ही साथ अब हमारा जो बचा हुआ है इंडियन इकोनॉमिक बचा हुआ है, उसमें जो बेसिक क्वेश्चन हैं वो 2-3-4 वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी तो इंडियन इकोनॉमिक में ज़्यादातर 3 से 4 क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं करंट अफेयर्स के, वो आप करंट वाली बुक से देख सकते हैं। तो इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि युद्ध एक तरफ दिया हुआ है और वर्ष दिया हुआ है और संधि दी हुई है। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध ये 1746 से 48 तक चला। एक्सला सैपल की संधि पे समाप्त हुआ 1748 में। द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध यहाँ से भी क्वेश्चन आपके मैचिंग वाले और कूट वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक चला और पांडिचेरी की संधि 1754 के द्वारा समाप्त किया गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 तक चला और ये पेरिस की संधि जो कि 1763 में हुई उसके द्वारा समाप्त किया गया। साथ ही साथ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1767 से 69 तक चला और मद्रास की संधि पर जो कि 1769 में हुआ था इसके द्वारा ये समाप्त हुआ। अगला है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये 1775 से 1782 ईस्वी तक चला और ये पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी तथा बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी और सालबाई की संधि 1782 ईस्वी के द्वारा ये समाप्त किया गया। साथ ही साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ वो 1780 से 84 ईस्वी तक चला और मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी के द्वारा ये समाप्त किया गया। साथ ही साथ तृतीय जो है आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1790 से 92 तक चला और श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि 1792 ईस्वी में हुई इसके द्वारा ये समाप्त किया गया। अगला है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1799 में हुआ और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये 1803 से 1805 ईस्वी तक चला और देवगांव हुआ जो है सूरजी अर्जन गांव की संधि जो कि 1803 ईस्वी में हुई और रामपुर घाट की संधि 1805 ईस्वी के द्वारा ये समाप्त हुआ। साथ ही साथ आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ यह 1814 से 1816 तक चला और सुगौली की संधि 1816 के द्वारा ये संधि से समाप्त किया गया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध यह 1816 से 1819 ईस्वी तक चला और पूना की संधि के द्वारा ये समाप्त किया गया। साथ ही साथ जो है पूना की संधि उसके बाद है प्रथम आंग्ल जो बर्मा युद्ध हुआ वो 1824 से 1826 तक चला और यंदबू की संधि जो कि 1826 के द्वारा इसे समाप्त किया गया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 तक चला
और लाहौर की संधि व भैरोवाल की संधि जो कि 1846 में हुआ था, इस संधि के माध्यम से ये युद्ध समाप्त हुआ। और फिर अगला आता है कि द्वितीय आंग्ल जो सिख युद्ध हुआ, ये 1848 से 49 तक चला। तो ये महत्वपूर्ण युद्ध हम लोगों ने देखा और वर्ष देखा और किस संधि पे के माध्यम से समाप्त हुआ। अब लास्ट एक पेज आपका इसमें बचा हुआ है, उसको भी हम लोग कवर कर ले रहे हैं। और इसमें ये है कि भारत के वायसराय देख रहे थे। एक तरफ वायसराय है, फिर कार्यकाल है और संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग जो वायसराय था वो 1858 से 1862 ईस्वी तक था और इसमें भारत का प्रथम वायसराय बना तथा भारत में पहली बार आयकर लगाया गया। ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारत में प्रथम आयकर जो है किस वायसराय के कार्यकाल में लगाया गया, तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में लगाया गया। अगला है लॉर्ड एलिगन प्रथम, ये 1862 से 1863 तक इसने शासन किया और वहाबी आंदोलन का दमन जो है इसी लॉर्ड एलिंगटन प्रथम के समय में ही हुआ। अगला है लॉर्ड जॉन लॉरेंस जो है 1864 से 69 ईस्वी तक था और भारत जो है अकाल आयोग का गठन इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड मेयो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल है 1869 से 72 तक रहा और इसने जो है आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की और भारत में प्रथम जनगणना जो कि 1872 में हुई, सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग तथा कृषि विभाग का गठन जो है ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही हुआ। अगला आता है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ये 1872 से 76 ईस्वी तक इसने शासन किया और कोका विद्रोह का दमन भी इसी के समय में ही हुआ था। लॉर्ड लिटन जो कि 1876 से 80 तक इसने शासन किया और इसमें द्वितीय अकाल आयोग का गठन किया गया। प्रथम दिल्ली दरबार वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये इतनी घटनाएं जो है इसी के शासनकाल में हुई थी। अगला आता है लॉर्ड रिपन ने 1880 से 1884 तक शासन किया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द हुआ, यानी रिपन के समय में आया, लिटन के समय में, और रद्द हुआ जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये लिटन के समय में। हंटर आयोग का गठन भी इसी के समय में किया गया। भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई जो कि 1881 से, ये भी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही नियमित जनगणना जो है प्रारंभ हुई। आगे देखते हैं लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल है वो 1884 से 88 ईस्वी तक शासन किया इसने और इसमें तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1885 में बर्मा का भारत में विलय हो गया 1885 में, ध्यान रखिएगा, तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी 1885 ईस्वी में ही की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना की गई उस समय जो वायसराय था वो भारत का लॉर्ड डफरिन था। साथ ही साथ हम लोग आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि लॉर्ड लांसडाउन ये जो था 1888 से 94 ईस्वी तक शासन किया और डूरंड आयोग का गठन इसी के समय में हुआ। लॉर्ड एलिगन द्वितीय 1894 से 98 ईस्वी तक था और अकाल की जांच के लिए जो है लायन आयोग का गठन इसी के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन आते हैं। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक इसने शासन किया और तृतीय अकाल आयोग का गठन तथा बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। ये लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में हुआ। लॉर्ड मिंटो द्वितीय जब आया तो ये आया 1905 से 1910 तक इसने शासन किया। 1906 में इसने क्या किया, मुस्लिम लीग की स्थापना की। तो ये ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में की गई थी और भारतीय परिषद जो है अधिनियम 1909 भी इसी के समय में आया था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ, द्वितीय दिल्ली दरबार तथा कांग्रेस का विभाजन इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ये 1910 से 1916 तक रहा। इसके समय में बंगाल विभाजन रद्द किया गया। तृतीय दिल्ली दरबार तथा प्रथम विश्व युद्ध ये इसी के समय में हुआ। आगे है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वो 1916 से 1921 ईस्वी तक शासन किया इसने और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में।
ये कई बार पूछा गया। होम रूल लीग की स्थापना तो ये 1916 में। भारत शासन अधिनियम 1919 इसी के समय में, चेम्सफोर्ड के समय में ही आया। और मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार भी इसी के समय में। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रांतों में द्वैत शासन आरंभ और असहयोग आंदोलन की शुरुआत, ये सारी घटनाएं जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुई और इसने शासन किया 1916 से 21 तक। आगे हम लोग देखते हैं लॉर्ड रेडिंग। लॉर्ड जो रेडिंग है वायसराय, ये 1921 से 1926 ईस्वी तक इसने शासन किया। चौरी चौरा की घटना जो कि फरवरी 1922 में हुई, इसी के समय में हुई। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में इसी के समय में हुई। तथा स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई 1923 में, ये भी लॉर्ड रेडिंग के ही शासनकाल में हुआ था। साथ ही साथ लॉर्ड रेडिंग जो है के बाद में लॉर्ड इरविन जो वायसराय आया, ये 1926 से 31 तक रहा। इसके समय में साइमन कमीशन का भारत आना हुआ, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, सबने अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन तथा गांधी इरविन समझौता भी लॉर्ड इरविन के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट है कि लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन ये 1931 से 36 तक इसने शासन किया और इसने द्वितीय व तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत तथा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो कि 1916 में की गई थी, इसी के 1936 में की गई थी, इसी के शासनकाल में ही हुआ। अगला हम लोग देखते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। यह 1936 से 44 तक शासन किया और इसने पृथक पाकिस्तान की मांग की तथा क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये आंदोलन लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही आरंभ हुए। आगे हम लोग देखते हैं लॉर्ड बेबल। ये 1944 से 47 तक रहा और इसने बेबल योजना, शिमला सम्मेलन तथा भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा फरवरी 1947 में, ये इसी के समय में लॉर्ड बेबल के समय में ही हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन की अगर बात करें तो ये 1947 जून 1948 तक रहे और इन्होंने अंतिम ब्रिटिश वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे लॉर्ड माउंटबेटन। श्री राजगोपालाचारी की बात करें तो ये 1948 से 1950 तक रहे और इन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल का पदभार संभाला था। तो ये दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास का जो है आखिरी लेक्चर था, 12वां लेक्चर था और इसमें विविध में हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट देखी और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वाली, चूँकि विविध यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद,